हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में क्रेडिट कार्ड बिजनेस की। अभी पीछे एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2021 में भारत में पहली बार हिस्ट्री में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड हुआ है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड बिजनेस वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले बैंक होते हैं वो इससे इनकम कैसे जनरेट करते हैं, तो आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक या लेंडर के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और अगर हम इनके इनकम सोर्सेज की बात करें तो पहले तो ये बहुत सारी फी चार्ज करते हैं, जैसे कि एनुअल फी, कैश विड्रॉल फी, बैलेंस ट्रांसफर फी, लेट पेमेंट फी, फॉरेन ट्रांजैक्शन फी। और आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि एसबीआई ने कोई भी अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड पे तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फी लगाने शुरू किए हैं। तो इस टाइप से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। इसमें से कुछ फी होती हैं जो कि सभी कस्टमर्स को लगाई जाती हैं, जैसे कि एनुअल फी। हालांकि कुछ कस्टमर्स को लाइफ टाइम फ्री कार्ड देते हैं, बट वो बहुत ही कम कस्टमर होते हैं, ज्यादातर कस्टमर से ये एनुअल फी चार्ज करते हैं। और इसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड सर्कमस्टांसेस पे लगाई जाती है, जैसे कि अगर आपने लेट पेमेंट करी या कोई फॉरेन की ट्रांजेक्शन करी तब आपको लगाई जाती है। और दूसरा सोर्स होता है इनका इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस। अगेन आप हैरान होंगे कि क्रेडिट कार्ड कॉस्टलीस्ट फॉर्म ऑफ बोरोइंग होता है, यानी कि इस पे ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो किसी भी और बोरोइंग से ज्यादा होता है। इसमें भारत में लगभग 30 से 45% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और ये डेली बेसिस पे अक्रू होता है, यानी कि इस पे जो कंपाउंडिंग होती है वो डेली बेसिस पे काम करती है। मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये छोटा चार्ज होता है, लेकिन अगर आप इसे एक्युमुलेट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है और ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी खराब करता है। तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी लेट पेमेंट ना करें, क्योंकि ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा तीसरा सोर्स होता है इनका मर्चेंट फी, यानी कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उसके ऊपर 2 से 3% का चार्ज मर्चेंट को, बैंक को देना पड़ता है। और तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्चेंट जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड से 2% ज्यादा लगेगा। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उनको बैंक को ये फी देनी पड़ती है। हालांकि ये पूरा का पूरा शेयर बैंक के पास नहीं आता, उनको आगे इसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ शेयर वीजा या मास्टर कार्ड जैसे कि जो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनीज हैं उनको पे करना पड़ता है। और चौथा जो इनका इनकम सोर्स होता है वो मार्केटिंग टाई अप होता है। आपने सुना होगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये बहुत सारी कंपनी के साथ उनके उनके नाम के साथ कार्ड निकालते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था कोटक महिंद्रा और पीवीआर का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इसमें इन्होंने काफी सारे बेनिफिट दिए थे कि अगर आप उस कार्ड से पीवीआर में कोई भी स्पेंडिंग करते हो। तो इस टाइप से जो भी इनका को ब्रांडिंग पार्टनर होता है, जैसे कि इस केस में पीवीआर था कोटक महिंद्रा का, उनसे ये फी चार्ज करते हैं क्योंकि ये अपने कस्टमर को एनकरेज करते हैं कि वो कार्ड यूज करोगे तो आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे और उस पर्टिकुलर मर्चेंट के साथ वो आप उनको रिडीम कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं जिससे कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी अर्न करती है। तो अब अगर बात की जाए क्रेडिट कार्ड में मार्केट शेयर की, तो ये डेटा थोड़ा पुराना है, यानी कि अगस्त 2021 का डेटा है। बट अगर क्रेडिट कार्ड इशू करने के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर एचडीएफसी बैंक का है 23.61%। और ये तब है जबकि आरबीआई ने इनके ऊपर 8 महीने तक बैन लगा रखा था नए कार्ड इशू करने से, लेकिन अब ये जब से बैन हटा है तो बहुत ही एग्रेसिवली नए कार्ड इशू कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 19% के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 18% और एक्सिस बैंक लगभग 11.5% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। और अगर इन चारों कंपनीज का टोटल कर दिया जाए तो 72% के आसपास आता है, यानी कि ये चारों कंपनीज डोमिनेंट प्लेयर हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। इसके अलावा आरबीएल बैंक, सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी हैं जिनका कि 4 से 5% के आसपास का मार्केट शेयर है, लेकिन वो इनके मुकाबले में काफी पीछे हैं। और अगर अब बात की जाए स्पेंड पर कार्ड की, तो वहां पे आप देखेंगे कि करूर वैश्य बैंक का सबसे ज्यादा स्पेंड पर कार्ड होता है। हालांकि इनका जो मार्केट शेयर है वो 1% से भी कम है, ये टॉप में नहीं आते, लेकिन जितने भी ये कार्ड इशू करते हैं उसमें स्पेंडिंग काफी की जाती है। तो 21,712 रुपीज पर मंथ इनके कार्ड पे स्पेंड किया जाता है। और अगर आप इस बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो रफली 10,000 रुपए के आसपास पर मंथ क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड किया जाता है, और ये नंबर अब बढ़ के 15,000 के आसपास हो गया है। अगस्त में ये 10,000 के आसपास था।
तो आप देखेंगे करूर वैश्य बैंक टॉप पे था, इंडसइंड बैंक दूसरे नंबर पे, फिर आईडीएफसी बैंक बहुत ही एग्रेसिवली ये पिछले इस साल जनवरी से अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी जो इंडस्ट्री की एवरेज स्पेंड है पर कार्ड उससे ऊपर में आते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि अक्टूबर के नंबर शेयर किए गए हैं क्रेडिट कार्ड के, और उसमें बताया गया है कि हिस्ट्री में पहली बार जो मंथली क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो 1 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गई है, और अक्टूबर के महीने में 1,01,200 करोड़ रुपए की टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुई, जो कि पिछले महीने के मुकाबले में 12% बढ़ी। और अगर एक साल की अगर इसमें ग्रोथ देखी जाए तो ये 56% बढ़ी है, और पिछले 2 साल में अगर एनुअली देखा जाए तो ये 19% पर एनम की रेट से ये बढ़ी है। और अगर रीजन देखे जाए कि भाई अक्टूबर में इतनी ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग क्यों हुई है, तो उसके मेन रीजन है, एक तो फेस्टिव सीजन था, उसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी हुई है कोविड की वेव के बाद, सब चीजें खुलने लगी थी तो लोग ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे थे, और तीसरा जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो आप अब अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सब से आप ऑर्डर करते हैं, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, तो ये सभी वजह थी जिसकी वजह से अक्टूबर में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुई। और ओवरऑल अगर नए कार्ड की बात की जाए तो 13,36,000 नए कार्ड मार्केट में आए, बैंकिंग सिस्टम में आए, और इसमें बाई अगर पिछले महीने से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 22% ज्यादा क्रेडिट कार्ड नए इशू किए गए। और ओवरऑल अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 6,64,00,000 क्रेडिट कार्ड बेस हो चुका है अब, और जो कि पिछले साल से 11.7% बढ़ा है। और अगर स्पेसिफिकली अक्टूबर की बात की जाए तो ये हाईएस्ट है पिछले 14 महीने में, जबकि इतनी तेजी से क्रेडिट कार्ड बढ़े हैं। तो अब अगर हम बात करें अक्टूबर के कुछ की नंबर्स की, तो सबसे ज्यादा अगर इशू करने के हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में गेन किया है कार्ड इशू के मामले में, उन्होंने 26% ज्यादा कार्ड इशू किए हैं पिछले महीने से। आरबीएल बैंक 16.7%, इंडसइंड बैंक 15.5% और एसबीआई कार्ड ने 14.5% ज्यादा कार्ड इशू किए हैं। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज्यादा कार्ड इशू किए 2,78,000, एचडीएफसी बैंक ने 2,58,000, एक्सिस बैंक ने 2,20,000, एसबीआई कार्ड ने 1,84,000 और आरबीएल बैंक ने 1,51,000। और यहीं अगर कुछ फॉरेन प्लेयर्स की बात की जाए तो उन्होंने पिछले महीने के मुकाबले कम कार्ड इशू किए, तीनों ने ही, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 15,000 कार्ड कम इशू किए, एमएक्स और सिटी बैंक ने 6,000 कार्ड कम इशू किए। ये तो था नंबर ऑफ कार्ड इशू के मामले में। और अगर हम देखें स्पेंड पर कार्ड, तो वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, एक्सिस बैंक ने 36% ज्यादा स्पेंड हुआ है उनके कार्ड पे, और एचडीएफसी बैंक 32%, एसबीआई कार्ड 30%। इसके अलावा अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की भी देखें तो उनका भी 9 से 18% तक स्पेंड इंक्रीज हुआ है पर कार्ड। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे नेगेटिवली परफॉर्म किया है, 2% उनकी स्पेंडिंग कम हुई है। और तभी आपने देखा होगा कि उन्होंने पीवीआर के साथ को ब्रांडिंग को ब्रांडेड कार्ड निकाला है, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा पाए। और अगर ओवरऑल स्पेंड के एनालिसिस को देखा जाए तो जो स्पेंड बढ़ने का कारण है वो तो एक तो है कि जो ओवरऑल जो स्पेंड है वो बढ़ा है, इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं। इसके अलावा अगर मंथली स्पेंड पर कार्ड की बात की जाए तो पिछले साल की एवरेज अगर लगाई जाए तो 10,700 रुपए आती है, जो कि अक्टूबर में बढ़ के 15,200 रुपए पर कार्ड हो गई है, और ये प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज्यादा हो चुकी है। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कार्ड की बात करें तो जो मार्च 2021 में 3.1 ट्रांजैक्शंस पर कार्ड होती थी और सितंबर में घट के 2.8 पर कार्ड रह गई थी, वो अब वापस बढ़ के 3.3 हो चुकी हैं अक्टूबर में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ हो रही है इंडिया में, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो आज की डेट में अगर आप स्पेसिफिकली किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक ही लिस्टेड कंपनी है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड। हालांकि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदते हैं तो उनका एक पोर्शन क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर क्रेडिट कार्ड बिजनेस की कंपनी की बात की जाए तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड है। और अगर हम बात करें कि क्या करंट प्राइस पे इसका हमें शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक साल में 16% के आसपास की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में इनका शेयर काफी गिरा है, लगभग 10.5% से ज्यादा। हालांकि पिछले एक वीक में इसने 3.5% से पॉजिटिव रिटर्न दी है।
और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 1269 बताते हैं, हायर साइड पे 1359 और लोअर साइड पे 1024। जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की वो 990 के प्राइस पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से बहुत नीचे अवेलेबल है, रादर लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी ये नीचे पे अवेलेबल है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे ये अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 90,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इनकी पी और पीबी रेशो ऑन द हायर साइड है, लेकिन ये अकेले प्लेयर है, इनका कोई पीयर्स नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर कोई और क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग से लिस्ट होती है तो तब इनकी री रेटिंग भी हो सकती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर प्रोज की बात की जाए तो अभी भी जो पेनिट्रेशन है क्रेडिट कार्ड का वो बहुत ही कम है, यानी कि जो ओवरऑल कार्ड इशू होते हैं उसमें से 6.5% ही है जो क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं, यानी कि अगर 100 कार्ड भारत में इशू होते हैं तो उसमें से 93.5 डेबिट कार्ड होते हैं और जो क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ 6.5% होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। इसके अलावा जैसे कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड को इससे फायदा होगा ही होगा। और दूसरा, जो मिलेनियल्स होते हैं यानी कि जिनकी 30 साल से उम्र कम है, वो लोग ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। जो थोड़े से ओल्ड लोग हैं वो थोड़ा सा डरते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए आज भी। और भारत की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, तो ये भी एक रीजन है कि आने वाले टाइम में आप क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ देखेंगे। इसके अलावा अगर एसबीआई की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इन्होंने अभी अपनी ईएमआई ट्रांजैक्शन पे प्रोसेसिंग फी लगानी शुरू की है, जिससे कि इनकी इनकम बढ़ेगी। और अगर थोड़े से कॉन साइड की बात की जाए यानी कि इस बिजनेस के साथ रिस्क क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा रिस्क है स्लो डाउन, यानी कि अगर कोई कोविड दोबारा से फैलता है या दोबारा से इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो इसका जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है इकोनॉमी स्लो डाउन की वो क्रेडिट कार्ड पे पड़ती है। यानी कि जैसे ही लोगों की जॉब्स जाने लगती हैं वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट या तो पे नहीं करते हैं या क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को कम कर देते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कि इस बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। और नॉर्मली ये बिजनेस सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में होते हैं, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इनको ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरा रिस्क है वो है यूपीआई पेमेंट। आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं, वो बहुत ही इजी पेमेंट वे है और वो एक आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड बिजनेस को थ्रेट दे सकता है। तो उनसे compete करने के लिए इनको कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आने पड़ेंगे और किसी ना किसी तरीके से यूपीआई से इनको अपने जो ओवरऑल सिस्टम को इजी बनाना पड़ेगा, ताकि लोग इस जब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े तो एक बड़ा शेयर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की तरफ बढ़े रादर देन यूपीआई के। तो ये कुछ प्रोज कॉन्स से, तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे इसका शेयर अवेलेबल है और आपको करंट प्राइस पे भी लेना चाहिए, और कोई भी करेक्शन आए तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। आपको आने वाले टाइम में 30 से 40% की रिटर्न 1 से 2 साल के बीच में दे सकता है। हालांकि हमेशा की तरह मैं वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील होते करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।